नमस्कार। मैं वंदना रानी दयाल आप सबके सामने सुप्रसिद्ध कथाकार श्री एस सिसोदिया जी की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। उनके बहुत ही चर्चित कथा संग्रह दृष्टिकोण से ये उद्धृत है और इसका नाम है बेरंग रिश्ते। जी, रिश्ता शब्द बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसकी जड़ें बड़ी अथाह होती हैं। बस जरा संभाल लेने की जरूरत होती है। अगर खूबसूरत रिश्ते आपको मिले हैं, सहेज कर रखिए, संजो कर रखिए, दुलारिए, पुचकारिए, सम्मान दीजिए, उस पर फख्र कीजिए। जी, ये खुदा की नियामत है। छोटी सी वजहों से इन्हें दरक मत जाने दीजिए। हाथ से फिसलने मत दीजिए। छोटी सी जिंदगी है, खोने से ज्यादा पाने का हौसला रखिए। दीपू, तू चलेगा मामा जी के घर? विनीता ने बड़े लाड से बेटे से पूछा। मैं मैं तो वहां कभी नहीं जाऊंगा मम्मी। हमें देखते ही मामी का मुंह फूल जाता है। दीपू ने अपनी मां से दूर छिटकते हुए कहा। अरे नहीं रे, उसकी शक्ल ही ऐसी है। वैसे वह दिल की बुरी नहीं है। विनीता ने हंसते हुए पुत्र को समझाने का प्रयास किया। नहीं मम्मी, आप ही जाओ वहां। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दीपू ने मानो अपना निर्णय सुना दिया। अच्छा, तू यहाँ अकेला कैसे रहेगा, ये तो बता जरा, विनीता ने बेटे से पूछा। क्यों, यहाँ पापा नहीं है क्या? दीपू ने मां को हैरानी से देखते हुए पूछा। तू क्या समझता है, तेरे पापा यहाँ घर में ही बैठे रहेंगे? क्या वे अपने ऑफिस नहीं जाएंगे? विनीता ने फिर एक प्रश्न दागा। विनीता को इस बार पूरा विश्वास था कि दीपू इस बात से निश्चय ही निरुत्तर हो जाएगा, परंतु दीपू के पास आज सभी सवालों के जवाब मौजूद थे। अतः बोला, जब सुबह पापा दफ्तर जाएंगे तो उससे पहले मैं स्कूल चला जाऊंगा, और जब मैं स्कूल से आऊंगा तो मैं खाना खाकर अपने ट्यूशन चला जाऊंगा, और तब तक तो पापा दफ्तर से आ ही जाते हैं। और अब मैं इतना छोटा भी नहीं हूं मम्मी कि कुछ देर अकेला न रह सकूं। अच्छा, मैंने तेरी ये बात मानी कि तुझे मामी प्यार नहीं करती, लेकिन तेरे मामा तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या तेरा उनसे भी मिलने का मन नहीं करता? विनीता ने बेटे की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, मुझे मामा जी बहुत प्यार करते हैं और वे मुझे अच्छे भी लगते हैं, फिर भी मैं वहां नहीं जाना चाहता। अच्छा मम्मी, आप ही बताओ कि हर बार हम ही उनके घर क्यों जाते हैं, वे कभी क्यों नहीं आते? दीपू ने झकझोर देने वाला सवाल विनीता की ओर उछाल दिया। उसके पश्चात विनीता निरुत्तर हो गई। सहसा उसके मुंह से एक शब्द भी न फूट सका। मां को खामोश देख दीपू अपने साथियों के साथ खेलने घर से बाहर निकल गया। पर विनीता को दीपू का यह प्रश्न उद्विग्न कर गया। दीपू सच ही तो कह रहा है। उसके विवाह के बाद आज तक कभी कोई उसका भाई मिलने उससे नहीं आया। जब भी गई वह ही गई। भैया दूज हो अथवा रक्षाबंधन, सारे ही त्योहार सदैव खाली ही जाते रहे हैं अभी तक। आखिर वह वहां क्यों नहीं आता, वह सोचती रही। अंत में यही मन ही मन निर्णय लिया कि अब की बार वह इस सवाल को विनय भैया के सामने अवश्य रखेगी। आने जाने से ही तो संबंध प्रगाढ़ होते हैं। उस पर बहन भाई का संबंध तो दुनिया का सबसे बड़ा संबंध है। जब दिनेश दफ्तर से लौटे तो विनीता ने कहा, यदि आप कहें तो मैं भैया से मिलाऊं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। अरे तो इसमें मुश्किल है, तुम कल ही शाम की गाड़ी से दीपू को लेकर चली जाओ। चाहता तो मैं भी था कि तुम्हारे साथ आता, मगर क्या करूं, दफ्तर में अकेला होने के कारण यह संभव नहीं है। यदि एक दिन की भी छुट्टी कर लो तो दूसरे दिन काम का बोझ दोगुना हो जाता है। दिनेश ने पत्नी को अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा। जानते हो, इस बार दीपू जाने से मना कर रहा है। कहता है हमें देखकर मामी जी का मुंह बन जाता है। विनीता ने पति को अपनी उलझन बताई। तो ठीक है, यदि उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहती हूँ, दिनेश ने कहा। अब यहाँ पुरुष मनोविज्ञान देखिए कि वे बातों की तह में ज्यादा नहीं जाते। बस वो नहीं जाना चाहता है, उससे मत जाने दो।
अब देखिए लेखक आगे क्या कहते हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं शनिवार को दफ्तर जाकर काम घर ले आऊंगा, और वैसे भी तुम रविवार शाम तक तो लौट ही आओगी। दिनेश ने समस्या का निवारण करते हुए कहा। तुम कितने अच्छे हो, कहकर विनीता ने पति के गले में प्यार से बाहें डाल दी। तो यह तय रहा कि तुम शुक्रवार यानी कल शाम को जा रही हो, दिनेश ने विनीता को प्यार से थपथपाते हुए कहा। अगले दिन शाम की गाड़ी से दिनेश और दीपू विनीता को बिठाने गए। दिनेश विनीता का बैग सीट के नीचे लगाकर आवश्यक हिदायतें देते हुए ट्रेन से उतर गए, और दोनों बाप बेटे खिड़की से लगकर खड़े हो गए और विनीता से बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद में गाड़ी ने सीटी दी और मंथर गति से अपनी मंजिल की ओर चल दी। दिनेश और दीपू प्लेटफॉर्म पर खड़े तब तक हाथ हिलाकर विनीता को विदा करते रहे जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। दूसरी ओर विनीता की मनस्थिति बहुत अजीब सी हो रही थी। अपने वैवाहिक जीवन के 8 वर्षों में वह पहली बार अकेली अपने मायके जा रही थी। पहले तो दिनेश ही जाया करते थे, लेकिन जब दीपू हो गया तो वह दीपू को साथ लेकर जाने लगी थी। विशेष रूप से उन दिनों जब उसकी माँ बीमार हो गई थी। दिनेश को दफ्तर से बार बार अवकाश नहीं मिल सकता था, अतः वह महीने में एक चक्कर लगा आया करती थी। उसे सबसे अधिक फिक्र हो रही थी तो दीपू की। हालांकि दिनेश बहुत जिम्मेदार पति हैं, परंतु माँ की ममता का क्या किया जाए। उसे तो संतोष तभी मिलता है जब उसकी संतान उसकी आंखों के सामने हो। फिर वो स्वयं को समझाने लगी कि कुल 2 दिनों की ही तो बात है, मैं इतनी क्यों परेशान हो रही हूँ, और आंखें मूंद कर सोने का प्रयास करने लगी। अगले दिन सुबह गाड़ी से उतरी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ में उसकी नजरें भैया को तलाशने लगी। उसने विनय को पहले ही बता दिया था कि वह आ रही है, मगर विनय उसे लेने नहीं आ सके थे। अतः वह स्टेशन से बाहर निकल आई और ऑटो करके भाई के घर जा पहुंची। उसे घर में घुसते ही अपने अंदर से एक भूख सी उठती महसूस हुई। घर में सभी थे, भाई भाभी उनके दोनों बच्चे, परंतु फिर भी उसे घर खाली खाली ही लग रहा था। भाई पास बैठ गया और हाल चाल पूछने लगा। भाभी आई और महज औपचारिकता निभाकर अंदर चली गई। चाय पानी हुआ और उसके पश्चात वे सभी अपने अपने काम में लग गए। भाई अपने दफ्तर चला गया और भाभी घर का काम करके पड़ोस में सबसे अहम कार्य गपशप करने चली गई। बच्चे अपने विद्यालय पहले ही जा चुके थे। घर में विनीता अकेली बैठी सोचती रही कि वह यहाँ किस लिए आई थी, क्या इन दीवारों से मिलने। वास्तव में वह उठ रही दीवारों से लगकर सिसकने लगी और अपने मृत माँ बाप को याद करके खूब रोई। जब भाभी अपना आवश्यक कार्य करके लौटी तो वह दोपहर के भोजन की तैयारी में जुट गई। बच्चे स्कूल से लौट आए थे, अतः वह उनके साथ व्यस्त हो गई। विनीता ही बच्चों से उनकी पढ़ाई आदि की बातें करती रही। खाने पीने के पश्चात भाभी ने दोनों बच्चों को अपने साथ एक कमरे में सुलाकर अपना टीवी खोल लिया। इसी प्रकार उसने अकेलेपन में पूरा दिन निकाल दिया। शाम को भाई आया तो 2-4 बातें पूछकर वह खा पीकर सोने जाने लगा। तो विनीता ने उसे टोका, भैया क्या मैं यहाँ इन दीवारों से सिर मारने आई हूँ? थोड़ी देर तो मेरे पास बैठो। वह रुक गया और उसके पास बैठते हुए बोला, क्या बात है विनीता, तुम्हें कोई खास बात करनी है? मैं तुमसे इतनी दूर से मिलने आई हूँ, क्या ये खास नहीं है? विनीता ने रुआसी होकर कहा, सुबह हमारी बातचीत हो तो गई थी और दिन भर तुम अपनी भाभी के साथ ही थी, फिर क्या बात करनी शेष रह गई? विनय ने विनीता को घूरते हुए कहा। भैया तुम भाभी से पूछ कर तो देखो, क्या वह मेरे पास 1 मिनट के लिए भी बैठी हैं? विनीता ने धीरे से कहा। माया, यहाँ आओ जरा, विनय ने पत्नी को आवाज लगाई। संभवतः माया ने विनीता की बात सुन ली थी, अतः वह उसने पति की आवाज का कोई उत्तर नहीं दिया और भनभनाती हुई अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। विनय को इस बात का एहसास हो गया कि पत्नी रुष्ट हो गई है, अतः वह भी कुछ समय मौन बैठे रहने के पश्चात उठकर चला गया। विनीता भी लेट गई। विनीता की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। उसे पछतावा हो रहा था कि वह यहाँ आई ही क्यों।
जो भी हो, वह प्रातः होते ही यहाँ से चली जाएगी। जहाँ मान सम्मान ही नहीं, वहाँ क्या रहना। लगभग 1 डेढ़ घंटे के पश्चात बगल वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वे आवाजें ऊंची होती चली गईं। भाभी जोर जोर से भाई से कह रही थी, वह चुड़ैल यहाँ आती ही किस लिए है? अब यहाँ उसका क्या रखा है? पहले तो माँ का बहाना लेकर आती थी, अब क्या बहाना लेकर आई है वह? बुढ़िया के बक्से में एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली, यही चुड़ैल उड़ा ले गई होगी। विनय की तेज आवाज के साथ तड़ाक तड़ाक 2 थप्पड़ों की गूंज विनीता के कानों में पड़ी। उसके बाद 2 4 मोटी मोटी गालियां और फिर भाभी के रोने का स्वर तथा उसके द्वारा विनीता को कोसना, सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा था। उसके पश्चात भाई की आवाज सुनाई नहीं दी। भाभी का गालियां देने का सिलसिला जारी रहा। वह भी 1 2 घंटे बाद बंद हो गया। प्रातः हुआ तो भाई ही सबसे पहले उठा और उसने चाय बनाकर खुद पी और बहन को दी। उसके बाद वह बोला, विनीता, मैं जानता हूं कि तुमने सब कुछ सुन लिया है। जब जब तुम आती हो, इसका यही हंगामा मुझे परेशान करता रहता है। अब से तुम यहाँ मत आना, हम फोन पर ही बात कर लिया करेंगे। अब चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बस में बिठाऊं। धन्यवाद।